ये कहानी है तने की, जिसका दिल लड़कियों पर ना लग के लड़कों पर लगता है और यही चीज एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से नरक बना देती है। इस कहानी का नाम है कोबाल्ट ब्लू। कहानी की शुरुआत दो लड़कों से होती है जो आपस में प्यार कर रहे होते हैं। उन्हें बस मौका चाहिए था तन्हाई में मिलने का, फिर वो जगह चाहे झील का किनारा हो या हो कोई पुराना सा वीराना खंडर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों को। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है तने पर। तने एक अच्छा लड़का है और अपनी सभी कामों में अव्वल है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या हो घर के कामकाज। लेकिन एक ही चीज है जो उसकी किस्मत में रोड़ा बन बैठी है और वो है उसका दिल, जो लड़कियों पर ना लग के लड़कों पर आता है और ना जाने क्यों ही उसे गुनाहों की ओर धकेलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तने हमेशा एक तालाब पर बैठकर शायरी लिखता रहता है और मन ही मन में ये सोचता रहता है कि जैसे आम नॉर्मल लड़कों को रशियन गर्ल चाहिए, वैसे ही मुझे रशियन बॉयज चाहिए। जिस स्कूल में वो पढ़ता है उस स्कूल में एक टीचर का भी मन तने की तरह ही लड़कों पर आता है। ये साल है 1996 का, जिन सालों में तने जैसी सोच रखने वाले इंसानों को लोगों की नजर में इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं और उसके जैसे सभी लोग नरकवासी हैं। अब एक दिन अचानक असीम तने का बड़ा भाई उसके पास रोते हुए आता है और कहता है कि दादाजी नहीं रहे। वो अनुजा को भी इस बात की खबर दे आता है, जो तने और असीम की बड़ी बहन है। तने अब घर जाता है तो उसकी दादी सदमे में होती है और कहती है तने से कि अपने दादाजी को जगाओ, वो बस सोने का नाटक कर रहे हैं। अब दादाजी का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद अनुजा तने से कहती है कि वो यहाँ ऊपर का कमरा लेगी, तो तने कहता है नहीं, वो और असीम ऊपर साथ में रहेंगे। अब वो तालाब के किनारे पर अपने कछुए दोस्त से बात कर रहा होता है कि फाइनली उसे अब अपना कमरा मिलेगा जिसमें वो अपनी मन मर्जी से रह सकता है। वही अनुजा अपनी दादी को खाना देने जाती है तो देखती है उनकी भी सांसें थम चुकी है। एक ही दिन में दादा दादी दोनों की मौत हो चुकी है। तो ये बात इस परिवार में एक साथ बहुत सारे इकट्ठे दुख ले आती है। दूसरे दिन तने अपनी आई से इस बात के लिए बहस कर रहा होता है कि उसे ऊपर वाला कमरा चाहिए, तो उसकी माँ कहती है उस कमरे में पेइंग गेस्ट रखेंगे। तने अब इस सोच में डूब जाता है कि पेइंग गेस्ट लड़का होगा या लड़की। अगर लड़का हुआ तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं। अगले दिन वो अपने टीचर के पास जाता है कुछ बुक्स लेने के लिए, जहाँ पर उसके टीचर दिलासा देते हुए उसे कहते हैं तुम्हारे अंदर बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मन से निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना आगे जिंदगी में पछताने के अलावा दिल और दिमाग में और कोई नई सोच नहीं पनप पाएगी। ये उनका इशारा था तने को अपनी ओर बुलाने का, जिसमें वो दोनों अपनी एक जैसी सोच में घुल मिलकर रह पाए। तने उसके बाद घर जाता है जहाँ पर वो एक नई साइकिल को देखता है। ये साइकिल उस पेइंग गेस्ट की थी जो यहाँ पर रहने के लिए आया था। लड़का पेइंग गेस्ट है, इस बात को देखकर तने बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसे वो रूम दिखाता है जिसमें वो रहने के लिए आया था। उसे रूम बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और तने को वो पसंद आता है। वहीं अनुजा अपने फ्रेंड्स के साथ होती है जिनमें नन मेरी भी थी। तीनों ही अपनी मन मस्ती में होते हैं। अगले दिन पेइंग गेस्ट अपना सारा सामान घर पर ले आता है, जिनमें कई सारी अजीब सी लड़कों की पेंटिंग्स होती हैं। जिन पेंटिंग्स को देखकर ये लग रहा था कि इन पेंटिंग्स में कई सारे राज दफन। पेंटिंग्स के बारे में तने उसे पूछता है, लेकिन वो उसके इस सवाल को कोई जवाब नहीं देता। उसके पास शराब की बोतल थी जिसमें से तने भी 2 घूंट मार लेता है, अपनी ही धुन में खो जाता है। जिस हालत में वो उसकी फोटो खींच लेता है। रात में तने उसी के बारे में सोचकर बड़ा बेसब्र हो रहा था कि क्या वो उसे अपनाएगा या बस खाली तने की ये सोच है। वो खुद को उसके करीब जाने से रोक ही नहीं पा रहा था। वो कोशिश तो बहुत कर रहा था लेकिन उसका दिल रुक नहीं पा रहा था, बल्कि रोकने पर तो उसके और ज्यादा करीब जाने लगता है। अगले दिन उस पेइंग गेस्ट लड़की की मुलाकात अनुजा से होती है जो बड़ी रूड तरीके से बात करती है उससे। उसके बाद तने उसकी साइकिल एक अजीब जगह पर खड़ी हुई देखता है, तो वो उस जगह के अंदर चला जाता है और वहाँ पर देखता है प्रोजेक्टर पर फिल्म चल रही है। दूसरी तरफ वो कोई पेंटिंग बनाने में मसरूफ है। उसका मन बिल्कुल भी नहीं किसी से बात करने का, तो वो तने को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। थोड़ी भारी आवाज में कहता है, तो तने को भी इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। रात में तने सो रहा था, तभी खिड़की से वो तने को अपने पास बुलाता है और उसकी नाराजगी खत्म करते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। जिसके बाद वो नाव के जरिए नदी को पार करके नदी के उस पार जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों के अलावा सिर्फ वहाँ पर खामोशी और कुछ नहीं। वो धीरे से तने को अपनी तरफ करता है और उसके होठों को चूम लेता है। तने भी इस बात में उसका पूरा साथ देता है। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तने की तो जैसे आज ऊपर वाले ने सभी मुराद पूरी कर दी, ऐसे ही वो अपनी लाइफ में पार्टनर चाहता था जो उसे समझे और ये ना कहे तुम किसी काम के नहीं, बल्कि ये कहे कि तुम मेरे और मैं तुम्हारा। इन दोनों को नहीं पता कि ये गलत करे या सही, बस इन दोनों के बीच प्यार ही था और ये बात ही उनको सही लगती है। एक रोज तने का टीचर उसे अपने घर आने के लिए कहता है, मगर तने इस बात के लिए मना कर देता है। उसके बाद तने की माँ अनुजा की सहेली मेरी को ये बता रही होती है कि असीम एक लड़की के साथ घूम रहा है और लड़की मैंने भी देखी है, बहुत अच्छी है। कल हम लोग उसके घर भी जा रहे हैं उसका हाथ मांगने के लिए, मगर दोनों की शादी तब होगी जब अनुजा की पहले शादी होगी। ये यहाँ का रिवाज होता है। अगले दिन सब लोग मिलकर लड़की देखने के लिए जाते हैं। इसका नाम सुप्रिया होता है। वो अच्छी लड़की है और असीम के लिए एकदम परफेक्ट है। बातें होने के बाद दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ तने की पोइम कई बार ट्राई करने के बाद इस बार पहली बार पब्लिश हो जाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दौड़ते हुए उसके पास जाकर उसे ये बात बताता है, तो वो भी ये बात सुनकर खुश हो जाता है। रात में अनुजा की माँ उसके सामने 2 लड़कों की फोटो रखती है और कहती है कि इन दोनों ने तुम्हारी फोटो को पसंद किया है, बस तुम ही देख लो दोनों में से किसी को। तो अनुजा कहती है उसे कोई पसंद नहीं, बस पसंद है तो सिर्फ हॉकी, जिसमें वो आगे बढ़ना चाहती है। दूसरी तरफ फिर से उसकी मुलाकात पेइंग गेस्ट लड़के से होती है जो फिर से ज्यादा अच्छी नहीं रहती, मगर इस बार अनुजा का चेहरा कुछ और ही बता रहा था। वो तने से डिओड्रेंट और क्रीम मांगती है और आईने के सामने लाकर खुद को आईने में निहारते हुए लगाती है।
आज पहली बार उसने जवान होने के बाद खुद को लड़की की तरह होना महसूस किया था। वहीं तने और वो साथ में होते हैं तो तने उसके साथ आज की रात गुजारना चाहता है। वो उसकी शर्ट उतारने लगता है तो ये मना कर देता है और कहता है कि आज वो अकेला सोना चाहता है। ये बात सुनकर तने वहाँ से चला जाता है और नीचे पेड़ पर सो जाता है। रात के आखिरी पैर में हवाओं से पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही होती है कि तभी कोई तने के पास आकर उसकी गहरी नींद में गर्दन पर कोई कला लगाकर जाता है उसके, और ये कोई और नहीं बल्कि वही था। अगले दिन सुबह तने की माँ हाफती हुई उसके पास आती है और जगा कर कहती है कि अनुजा उसके साथ भाग गई है, ये देखो उसका लेटर है। तने पूरी तरह से ये बात सुनकर शौक हो जाता है और साथ में असीम भी ये बात सुनकर बौखला जाता है कि कैसे अनुजा उसके साथ भाग गई। वो उसका सारा सामान बाहर फेंकने लगता है। अनुजा ने अपनी फैमिली के सामने लेटर में ये बयान किया है कि वो उसे आजादी दे रहा है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो लड़कों जैसे कपड़े पहने या हॉकी खेले। बस उसका यही कहना है कि दोनों में प्यार होना चाहिए। उसकी इन्हीं बातों की वजह से वो उसके साथ भाग गई है। तने अपने टूटे दिल के साथ उस जगह पर भी जाता है जहाँ पर वो पेंगिस लड़का अक्सर अपनी तन्हाई के साथ मिलता है, मगर आज वो वहाँ पर नहीं था। उसने बहुत ही बड़ा धोखा दिया है तने को, और बर्दाश्त ना करने वाली बेवफाई भी। उसके चले जाने के बाद तने सारा दिन अपने कमरे में बैठकर बस रोता ही रहता है। वहीं असीम की सगाई भी अब नजदीक आ चुकी थी, जो कुछ ही दिनों में हो जाती है। उसके बाद अगले हफ्ते में एक दिन अचानक अनुजा घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो बहुत ज्यादा रोई है। वो कुछ नहीं बता रही, बस रोई जा रही है। तने को देखकर कहती है कि कहाँ है वो, उसने तो यहाँ पर आने के लिए कहा था मुझसे 4 दिन पहले, लेकिन वो वापस नहीं आया। तने के पास इस बात का कोई जवाब नहीं। वो तो खुद उसकी बेवफाई के गमों में बहुत ही ज्यादा दुखी है। दिन रात बस उसी के साथ बिताए हुए लम्हों के बारे में सोचता रहता है। वो उसे बहुत ही ज्यादा याद करता है और उसकी कमी पूरी करने के लिए अपने टीचर के पास आता है, मगर टीचर में उसके जैसा एहसास कहाँ। अनुजा वापस आने के बाद तने से बात करने की कोशिश करती है, मगर तने उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। अनुजा इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगले दिन अनुजा फिर से हॉकी खेलने के लिए ग्राउंड पर जाती है तो उसका भाई असीम वहाँ पर उसे देख लेता है, जिसके बाद उसे घसीटते हुए कमरे में बंद किया जाता है और कहा जाता है कि अब सिर्फ उसकी शादी के यहाँ पर ही उसे कमरे से बाहर निकाला जाएगा। वहीं कमरे में बैठी अनुजा अब भी हार नहीं मानती और एक एप्लीकेशन लेटर लिखती है इंडियन हॉकी एसोसिएशन डिपार्टमेंट को। इसके बाद वो लग जाती है इस बात की तैयारी में कि अगर सिलेक्शन हो गया तो कम से कम वो फिट तो हो। वो मैरी को अपने इरादों के बारे में बताती है तो मैरी उसमें उसका पूरा साथ देती है, उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि तुम जरूर सिलेक्ट होगी हॉकी टीम में, मैं तुम्हारी एप्लीकेशन ऊपर तक पहुंचाऊंगी। अनुजा मैरी को अपना वो एप्लीकेशन वाला लेटर देती है जिसे मैरी को इंडियन हॉकी टीम के एसोसिएशन डिपार्टमेंट तक पहुंचाना था। अब यहाँ पर असीम की शादी भी नजदीक आ चुकी थी। घर में चारों तरफ शादी की तैयारी का माहौल चल रहा होता है। किसी के दिल में खुशियाँ होती है तो कोई बिल्कुल ही उदास, कोई अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना चाह रहा है तो कोई अपनी जिम्मेदारी और समाज के बोझ के तले दबा हुआ है। लेकिन एक चीज सब में बराबर है और वो इस जिंदगानी की कशमकश जो सभी के लिए एक सी है। तने अपने टीचर के पास जाता है और कहता है कि वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है, बस ये उसकी आखिरी मुलाकात है यहाँ पर। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने सारे कपड़े उतार देता है और अपना पूरा जिस्म दिखाता है उन्हें। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। उसके टीचर ये देखकर बहुत ही ज्यादा रोते हैं तने के लिए, तो तने उन्हें गले लगाकर रोने देता है और अपने घर वालों को एक फर्जी लेटर डाकिया के जरिए भिजवाता है जिसमें लिखा था कि तने की नौकरी लग चुकी है और उसे कल ही ज्वाइन करना है। पेरेंट्स तो ये लेटर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं तने के लिए। उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लेटर फर्जी है। अनुजा भी तने को कांग्रेट्स करने के लिए जाती है, लेकिन तने आज भी उसकी कोई बात का जवाब नहीं दे रहा होता। लेकिन जाने से पहले वो अनुजा के बैग में कुछ ऐसा छोड़ जाता है जिसमें तने की चुप्पी के सारे सवालों के जवाब छुपे हुए थे। अब वो निकल जाता है अपनी मंजिल की तरफ सब लोगों से अलविदा कहकर। उसकी मंजिल कहाँ थी ये कोई नहीं जानता। वहीं दूसरी तरफ आज ही के दिन अनुजा का वो हॉकी एसोसिएशन को भेजा गया वो लेटर का जवाब आ जाता है जिसमें लिखा था कि वो सिलेक्ट हो गई है और अपने कपड़े बदल कर वो घर से भाग जाती है अपनी सहेली के साथ, जो सहेली उसे जाकर हवाई अड्डे पर छोड़ती है जहाँ से अनुजा को फेरी के जरिए अपनी मंजिल तक जाना था। वो अब अपने बैग को देखती है तो उसमें बहुत सारी फोटोज होती हैं, जिन फोटोज में वो लड़का और तने एक दूसरे के साथ थे। अब अनुजा को जवाब मिल गया था तने के चुप रहने का। कहानी अब 3 महीने आगे जाती है जिसमें बिल्कुल किसी मलंग की हालत में ट्रेन में सो रहा होता है। तभी एक चोर लड़की उसका प्रिंटर लेकर भाग जाती है। तने उठकर देखता है तो उसका प्रिंटर वहाँ से गायब होता है। वो उस प्रिंटर को ढूंढता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिलता। वो अब अपना पेट लोगों का खाना चुरा कर भरता है और प्रिंटर चोरी होने की वजह से अपनी कहानियां नोटबुक पर लिखता है पेड़ की छांव में बैठकर। वो अब यहाँ पर कहानी लिखना शुरू कर देता है जिसका नाम है कोबाल्ट ब्लू। कहानी पूरी होकर पब्लिश होने के बाद बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है और इस कहानी की एक कॉपी उसे भी मिलती है, जो देखकर मन ही मन खुश हो जाता है तने के लिए कि कम से कम तने ने अब खुद को ढूंढ लिया।